नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान की जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, ये डिफेंस एग्ज़ामों में विशेष तौर पर इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप वाई, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के अंदर जो सिलेबस डिवाइड किया गया है उस सिलेबस के अनुसार है। इससे पहले हम पुरस्कार और खेलों के अंदर ओलंपिक के एक टॉपिक को कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स का ही दूसरा टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। ओलंपिक के बाद दुनिया में सबसे बड़े जो खेल आयोजन है उसके तौर पर इस राष्ट्रमंडल को माना जाता है। राष्ट्रमंडल से कई बार तो जिस साल राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होता है वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार बेसिक सवाल, कॉन्सेप्ट वाले सवाल, सामान्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रमंडल से। यहाँ हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये राष्ट्रमंडल जो शब्द है ये आया कहाँ से और इसका वास्तव में अर्थ क्या है। अगर हम इस राष्ट्रमंडल को समझ लेंगे तो फिर आगे राष्ट्रमंडल खेलों को समझने में आसानी होगी। देखिए कि राष्ट्रमंडल जो शब्द है ये 1926 के आसपास सामने आया। दुनिया के कोने कोने पर इंग्लैंड का राज था, ब्रिटिश राज था, जिसको दुनिया के हर एक कोने के अंदर ऐसे बोला जाता था कि ब्रिटिश राज का सूर्यास्त नहीं होता है। उसी संदर्भ में एक घोषणा आई, एक व्यक्ति हुए वाल्फोर, और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश एम्पायर के अधीन जितने भी राष्ट्र हैं उनको एक जगह लाके एक समूह बनाना चाहिए और उसका नाम दिया राष्ट्रमंडल समूह। हालांकि ये 1926 में मूर्त रूप में नहीं आ पाया। धीरे धीरे फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब बाकी देश आज़ाद होने लगे तो 1949 के अंदर एक लंदन घोषणा हुई। लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है, उस लंदन घोषणा के बाद में राष्ट्रमंडल मूल रूप से सामने आया और अभी भी चल रहा है, जिसमें 54 सदस्य हैं जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन का राज रहा था, ब्रिटेन के अधीन रहे थे, जैसे भारत भी है उनमें एक शामिल ऐसे। तो जब 1926 के अंदर वाल्फोर घोषणा हुई उसी समय एक व्यक्ति हुए एशली कपूर, और एशली कपूर ने यह कहा कि ये समूह संगठित रूप से तब रहेगा जब ये आपस में कोई ना कोई गेम खेलेंगे, कोई ना कोई खेल में प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे, और वहीं से राष्ट्रमंडल खेल की संकल्पना हमारे सामने आई। हम ये देख लेते हैं कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो राष्ट्र थे, इसके इस राष्ट्रमंडल के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं हम। यदि हम राष्ट्रमंडल खेल से उसके सामान्य परिचय, प्रथम आयोजन, कब हुआ प्रथम आयोजन, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस राष्ट्रमंडल खेल का मूल ध्येय क्या है, मोटो क्या है, राष्ट्रमंडल खेल की मोहर है, उस मोहर से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले डिस्कशन में हमने ओलंपिक खेलों के जो छल्ले हैं, जो प्रतीक हैं, 5 छल्ले आपस में गुथे हुए हैं जो 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं, ठीक ऐसे ही इसकी मोहर से भी सवाल पूछा जाता है, स्टंप से भी सवाल पूछा जाता है। आगे राष्ट्रमंडल के आयोजन जो अभी तक हुए हैं, महत्वपूर्ण आयोजन, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे अगला कि इस आयोजन में क्वींस बैटन डिले होती है, जैसे कि ओलंपिक के अंदर मसाल होती है। हमने पीछे वाले डिस्कशन में पढ़ा था, ओलंपिया नगर के अंदर एक मंदिर है हेरा देवी का, वहाँ से शुरू होती है और आयोजन स्थल तक जाती है। ठीक वैसे ही राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटन डिले होती है। आगे हम चर्चा करेंगे तब पता चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है डेविड डिक्सन पुरस्कार। आपसे कई बार पूछेंगे एग्जाम में कि डेविड डिक्सन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि खेलों से संबंधित है। या ये पूछ लेंगे कि डेविड डिक्सन पुरस्कार किन खेलों में दिया जाता है, ओलंपिक में दिया जाता है, राष्ट्रमंडल में दिया जाता है, एशियाड में, या फिर कोई और, क्रिकेट का नाम लिख देंगे। तो वहाँ अगर आप यहाँ ढंग से पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो गलत होने की संभावना हो जाती है। इन 7-8 पैरामीटर पर अगर हम इन पक्षों को अगर हम स्पष्ट कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रमंडल खेलों से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो बनने की हमारी प्रबल संभावना रहेगी, वहाँ गलती नहीं होगी। इसके आगे हम ये भी देखेंगे कि अभी सबसे लास्ट में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 2018 में हुए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है गोल्ड कोस्ट। तो सवाल ये भी बन सकता है कि अंतिम राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ हुए, गोल्ड कोस्ट में हुए। तो गोल्ड कोस्ट के अंदर भारत का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन से हम विभिन्न खिलाड़ियों को देखेंगे और सवाल यही पूछा जाता है
कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉपुलर गेम से नहीं पूछे जाते हैं, नॉन पॉपुलर गेम होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, विशेष तौर पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक सूचना कि ये एक सीरीज है, जैसे कि पुरस्कारों की 10 पुरस्कारों की एक सीरीज आई थी, ठीक वैसे ही 8 से 10 लेक्चर हमारे खेलों के बनेंगे और ये 20 से 25-25 मिनट के लेक्चर हैं। ये पढ़ने के बाद में डिफेंस एग्जामों में किसी भी टाइप का, चाहे इजी लेवल का हो चाहे टफ लेवल का हो, अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर इन सभी पुरस्कारों की लिस्ट एक साथ होने के साथ साथ आपको टेस्ट देने का और PDF का भी मौका मिलेगा। ये जो भी लिखा जा रहा है यहाँ, ये सब की सब PDF आपको गूगल प्ले स्टोर पर हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो आप। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं साथियों। देखते हैं सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले तो इस खेल का विचारक है, ये कई बार एग्जामों में पूछ लेता है कि ये विचार किसके दिमाग में आया। देखो, इसके विचारक हैं, उस व्यक्ति का नाम है एशली कपूर। हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं, 1926 के बाद में ये दिमाग सामने आया। अगर इस सामान्य परिचय में देखें तो इसका जो नाम है राष्ट्रमंडल, पहले ये नाम नहीं हुआ करता था, इसका पुराना नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कि 1930 से लेके 1950 तक चला था। उसके बाद में नाम चेंज हुआ। 1930 से 1950 तक इसका जो नाम था साथियों, वो भी आपसे कई बार पूछ लेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर गेम। यानी कि अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है तो ये होगा। बाद में 1950 से 58 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ रहा, फिर बाद में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रहा, और 1974 के बाद में तो जो वर्तमान में कॉमनवेल्थ नाम है, यही चर्चा में रहा। आपको बता दें, सामान्य परिचय में इसमें भाग लेने वाले देश हैं, भाग लेने वाले जो देशों की संख्या है वो भी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। देशों की संख्या है साथियों 54, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में 54 देश भाग लेते हैं। वही भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल अभी हम हमारी पृष्ठभूमि में चर्चा कर चुके हैं, भूमिका में चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं वही इन खेलों के अंदर भाग लेते हैं। भारत भी भाग लेता है, ऑस्ट्रेलिया भी लेता है, इंग्लैंड भी लेता है, क्योंकि इंग्लैंड तो खुद जो क्वीन एलिजाबेथ है वो इनकी हेड है अभी सेकंड। तो नो डाउट आप यहाँ से ये समझ गए होंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो देश थे और बाद में आज़ाद होने के बाद में ये राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए स्वेच्छा से, और वही राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आयोजन को लेकर। देखिए, इसका पहला आयोजन है, वो आयोजन 1930 में हुआ साथियों। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछेंगे कब हुआ। देखिए, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, इसी नाम से हुआ। और उस समय कनाडा था वो ब्रिटेन के अधीन था, तो कनाडा में हुआ। देश का नाम पूछे कहाँ हुआ, तो कनाडा में हुआ। कनाडा में ही एक जगह है जिसका नाम है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन के अंदर पहली बार 1930 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। आपको बता दें कि ये प्रति 4 वर्ष में एक बार होते हैं। प्रति 4 वर्ष में एक बार इनका आयोजन होता है। जैसे कि ओलंपिक का प्रति 4 वर्ष में एक बार आयोजन होता है, ठीक वैसे ही इनका होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ओलंपिक और राष्ट्रमंडल का आयोजन एक ही साल नहीं होता है। जैसे कि 2016 के अंदर ओलंपिक का आयोजन हुआ तो उसके 2 साल बाद में राष्ट्रमंडल का होता, यानी कि 2-2 साल का इनमें गैप है। तो खिलाड़ियों को, ये जो 54 देशों के खिलाड़ी है, ये ओलंपिक में भी भाग लेते हैं और राष्ट्रमंडल में भी भाग लेते हैं। तो दोनों खेलों में इनको प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है। यहाँ से ये प्रथम आयोजन आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
राष्ट्रमंडल पुरस्कारों में आपको ये राष्ट्रमंडल खेल जो है, इनसे आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय दोस्तों जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये लंदन में है, और लंदन की बात करें तो ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है, या ब्रिटेन में है, या फिर इंग्लैंड में है। देखिए इंग्लैंड सामान्य नाम है, ब्रिटेन जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय का नाम है, और यूके 3-4 टेरिटरीज और है, जैसे कि स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन, इनको मिला के यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। लंदन जिस नदी के किनारे है, ये भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, वो है थेम्स नदी। थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, और यही लंदन जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय है। यहीं से खेलों की पूरी रणनीति तय होती है, यहीं से ये तय होता है कि अब की बार कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करवाएगा। तो मुख्यालय बिल्कुल ईजी है, ब्रिटेन में है, लंदन है। आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। मूल ध्येय यानी कि इन खेलों का मोटो क्या है। देखो जैसे कि हमने राष्ट्रमंडल खेलों के 3 वाक्य पढ़े थे, आप सोचिए क्या थे वो। शीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, तेज, ऊंचा, बलवान पढ़े थे। ठीक वैसे ही इसके भी मूल 3 वाक्य हैं, ध्येय वाक्य 3 है, ये याद रखना। अब 3 कौन कौन से हैं? एक है कि इन खेलों के माध्यम से मानवता को बढ़ावा देना है, मानवता को सेवा का परिचय देना है। दूसरा जो इसका मोटो है वो है समानता, यानी कि खेलों के माध्यम से हमें हर एक देश के नागरिकों को समानता का परिचय देना है, पाठ पढ़ाना है। तीसरा है कि आपको अपनी नियति पर विश्वास रखना है, यानी कि ये 3 जो वाक्य हैं, मानवता, समानता और नियति, ये राष्ट्रमंडल खेलों के 3 मूल ध्येय है। सवाल यहाँ से भी बनेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का मूल ध्येय कौन सा नहीं है, इसमें कोई एक और जोड़ देगा, न्याय जोड़ देगा, या फिर इसमें लोकतंत्र जोड़ देगा, या फिर इसमें भाईचारा जोड़ देगा, तो वो आपको गलत पहचाना। इन तीनों को ही याद रखना है। मानवता, समानता और नियति 3 वाक्य ऐसे हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों के मूल ध्येय हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। मूल ध्येय के बाद में हमें राष्ट्रमंडल की मोहर है उसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने पिछला वीडियो सुना है, अगर नहीं सुना तो एक बार उसको देखिए, सुनिए। उसमें हमने ओलंपिक खेलों के प्रतीक के तौर पर जो 5 छल्ले हैं आपस में गुथे हुए हैं उनको देखा था, और उन छल्लों को फिर हमने एक्सप्लेन किया। तब उसका हर एक अलग छल्ले का जो रंग है वो अलग महाद्वीप को दर्शाता है। जैसे कि पीला रंग है वो एशिया को दर्शा रहा है, लाल रंग है वो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शा रहा है, काला रंग है वो अफ्रीका को डिनोट कर रहा है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शा रहा है, तथा छल्ले का नीला रंग यूरोप महाद्वीप को बता रहा है। ऐसा ही राष्ट्रमंडल खेल से भी पूछा जा सकता है। CGF जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की जो मोहर है उनके 3 रंग है। ये जो 3 रंग है आपसे ये पूछ सकते हैं साथियों, कितने रंगों की है, यहाँ से रंग पूछेंगे तो वो है साथियों 3 रंगों की है, और तीनों रंगों के यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ। देखिए एक तो लाल है, रेड कलर में है मोहर में, दूसरा पीला रंग है मोहर में, और उसके आगे है नीला। यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो 3 कलर है वो ओलंपिक में भी है, लेकिन ओलंपिक में काला और हरा 2 कलर और ज़्यादा है। यही स्टंप लगाई जाती है खिलाड़ियों को जब पदक जीतते हैं, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस सर्टिफिकेट के ऊपर। काफ़ी रोचक है। राष्ट्रमंडल खेलों की मोहर में 3 कलर हैं, लाल, पीला और नीला। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है साथियों। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये राष्ट्रमंडल खेलों का, कि इनका आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो ये रहा, हमने डिस्कस कर ही लिया था कि 1930 के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन पड़ता है कनाडा में, वहाँ पे हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये हम पढ़ ही चुके हैं। प्रथम आयोजन यही हुआ है।
ये देखिए 2010 में जो आयोजन हुआ है उसको भी याद रखना है। अगर इसकी हम बात करें तो ये 19वां आयोजन था, 19वां आयोजन था, और जिस जगह पर था उस जगह का नाम था साथियों नई दिल्ली। और नई दिल्ली कहाँ पे है? हमारे देश की राजधानी है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। तो नई दिल्ली के अंदर 19वें कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए। ये लोगो दिखाई दे रहा है, देखो ये तीनों चित्र यहाँ पर भी है या नहीं है? बिल्कुल है। अब जब 2010 के हो गए, 1930 के हो गए, तो हमें अभी लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम, 21वें, अगर इनकी बात करें तो ये हुए हैं साथियों गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड यानी सोना, कोस्ट यानी किनारा, सोने का किनारा वाला एक समुद्र तट है, उस शहर का नाम भी है। और वो शहर जिस देश में स्थित है उसका नाम है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोल्ड कोस्ट नाम की जगह है जहां पर 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ 2018 में। देखिए यहां पर भी ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। पहला देख लिया, भारत में जो हुआ उसको देख लिया, सबसे लास्ट में जो 21वां उसको देख लिया। अगर हम बात करें 22वें कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, तो वो साथियों 2022 के अंदर होंगे। ये 2018 के अंदर हुआ है, यहाँ आपको याद रखना 2018, और दिल्ली वाले हुए हैं 2010। 2022 में ही 22 में होंगे, और वो जिस जगह होंगे वो जगह है बर्मिंघम, और ये जहाँ है उस जगह का नाम है ब्रिटेन। जहाँ राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय है लंदन, वहीं पे एक सिटी है बर्मिंघम, वहाँ पे आगामी वो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो आयोजित होंगे। तो हमने प्रथम से लेके आगामी तक के आयोजनों को देख लिया। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाएगा कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहाँ आयोजित हुए, तो आपको ये गोल्ड कोस्ट याद रखना है। कई बार ये पूछा जाएगा कि अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है साथियों। ये भी पूछ लेंगे कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 2010 में हुआ है। तो यहाँ से आपको राष्ट्रमंडल खेलों के प्रमुख आयोजन है जहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है उसको देख लेना है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं साथियों। देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर एक रिले दौड़ के लिए जो स्टिक होती है, जो देखो आपको ये दिखाई दे रही है, ये लाने की भी एक परंपरा है। और ये जहाँ से लाई जाती है इसकी हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें कि ये क्वींस जो बैटन रिले की जो छड़ी है, इसकी शुरुआत 1958 से हुई, 1958 से हुई है साथियों। 1958 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कार्डिफ में चल रहे थे। कार्डिफ एक जगह है, इंग्लैंड के अंदर स्थित है। वहाँ पर सर्वप्रथम ये क्वींस बैटन रिले है, ये शुरू हुई। अब हम ये देख लेते हैं कि इस बैटन रिले में होता क्या है। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक पैलेस है जिसका नाम है बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस से ये रिले चालू होती है और टू यानी कहाँ तक जाती है? आयोजन स्थल तक। यानी कि ये ठीक वैसी है जैसी कि हमने ओलंपिक खेलों के अंदर ओलंपिक मसाल को देखा था। जैसे ओलंपिक मसाल है वो ओलंपिया नगर से आयोजन स्थल तक ले जाई जाती है, ठीक वैसे ही राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटन रिले बर्मिंघम पैलेस से शुरू होती है और आयोजन स्थल तक जाती है। पूरी दुनिया के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के भाईचारे को, समानता को, मानवता को, नियति को तथा उसके एक संदेश को दुनिया के सामने लाने का ये काम करती है और लोगों में जागरूकता भी आती है खेलों के प्रति। तो क्वींस बैटन रिले का अगर क्वेश्चन आए तो बर्मिंघम पैलेस टू आयोजन स्थल और शुरुआत 1958 वाली, ये याद रखना। सवाल ये भी बन सकता है कि क्वींस बैटन रिले किन खेलों से संबंधित है? ओलंपिक से है, राष्ट्रमंडल से है, या एशियाड से है, या कोई अन्य खेल फीफा दे देगा जो फुटबॉल का है। वहाँ आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, बर्मिंघम पैलेस से शुरू होती है। ऐसे सवाल जनरली हम आशा नहीं करते कि ऐसे सवाल आएंगे क्या, और जब आ जाते हैं तब गलत होने की संभावना रहती है। हमें गलत नहीं करना।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में, ये मान के चलिए कि बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा आगे। अगर राष्ट्रमंडल खेलों से सवाल आता है तो डेविड डिक्सन पुरस्कार की चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, यही ट्रॉफी दी जाती है डेविड डिक्सन। होता क्या है इसमें, डेविड डिक्सन का पहले हम परिचय देख लेते हैं कि ये राष्ट्रमंडल खेल हैं। राष्ट्रमंडल जो खेल है उनके सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर हम देखें इसकी शुरुआत की कि इसकी शुरुआत कब हुई है, ये पुरस्कार क्या 1930 से दिया जा रहा है या फिर 1950 से दिया जा रहा है? नहीं, ये पुरस्कार 2002 से दिया जा रहा है। 2002 में ये खेल जिस जगह आयोजित हो रहे थे उसका नाम था मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर जहाँ पे स्थित है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर 2002 के मैनचेस्टर खेलों से ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों का जो सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, अपने खेल को बहुत ही उम्दा तरीके से प्रदर्शित करता है, खेल के दौरान फेयर प्ले करता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, उस खिलाड़ी को ये डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें, डेविड डिक्सन नाम के एक व्यक्ति हुए, वो 17 साल तक, 17 वर्षों तक राष्ट्रमंडल के मानद सचिव रहे थे, और इसी कारण उनके नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया 2002 में। यहाँ एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या भारत की तरफ से अभी तक किसी को ये पुरस्कार मिला है? जी हाँ, मिला है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेविड डिक्सन पुरस्कार प्राप्त करता कोई भारतीय है, बिल्कुल है जी। 2006 के अंदर जो वो राष्ट्रमंडल हुए थे उसमें भारत के एक थे समरेश जंग, निशानेबाज थे, उन समरेश जंग को ये पुरस्कार मिला है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार प्राप्त करता एकमात्र भारतीय कौन है? समरेश जंग है। कब मिला है? 2006 में मिला। अब हम चूंकि लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि 2018 के अंदर ये पुरस्कार जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, 2018 का गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल हुआ था, उस गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किन्हें दिया गया? साथियों, वो नाम है डेविड लीटी। डेविड लीटी, और डेविड लीटी न्यूजीलैंड की है, और न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं जिनको 2018 की गोल्ड कोस्ट का डेविड डिक्सन पुरस्कार डेविड लीटी को मिला। यह डेविड लीटी है। डेविड डिक्सन पुरस्कार ये मान के चलिए, डिफेंस एग्जाम नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो, राष्ट्रमंडल खेलों से अगर सवाल बनेगा तो उसके आयोजन का बनेगा, या फिर ये डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे मिला इसका बनेगा, या जो आगे हम चर्चा बढ़ा रहे हैं, भारत के किसी खिलाड़ी ने कोई उम्दा प्रदर्शन किया है राष्ट्रमंडल खेलों में, तो वहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है। आशा है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार आपके समझ में आ गया होगा, और ये जानकारी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको आप याद कर लोगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो हम बार बार कर रहे हैं कि गोल्ड कोस्ट, और अगर गोल्ड कोस्ट की बात होगी तो एक देश की बात होगी और उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? तो सबसे पहले तो हम यह भारत के प्रदर्शन को देख लेते हैं। प्रदर्शन देखिए, भारत ने इसमें 3rd स्थान प्राप्त किया, 3रे स्थान पर रहा। और अगर तीनों पदकों की बात करें कि टोटल पदक कितने मिले, तो 66 पदक मिले भारत को। 66 पदक जीत के भारत पदक तालिका में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद में 3रे नंबर पर रहा। 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड और फिर भारत। भारत ने यहाँ स्वर्ण पदक कितने जीते उसकी चर्चा कर लेते हैं। 26 स्वर्ण पदक जीते। रजत पदक की अगर बात करें तो वो थे 20,
और अगर कांस्य पदक की बात करें, ब्रॉन्ज की बात की जाए तो साथियों वो थे 20। ये टोटल 66 हो गए। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछेंगे। एग्जाम में एक सवाल तो वहां से बन जाएगा कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान था, थर्ड, तीसरा स्थान। एक सवाल ये बन जाएगा कि भारत ने 2018 के राष्ट्रमंडल में कुल कितने पदक जीते, 66। सवाल ये भी बन जाएगा कितने स्वर्ण पदक थे, कितने रजत, कितने कांस्य। वो एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो किस टाइप का सवाल पूछता है। हमारे सिलेबस में, डिफेंस एग्जामों के सिलेबस में केवल स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लेयर नाम दिया हुआ है। सवाल बनाना एग्जामिनर पर है कि कैसा सवाल बनता है। जहां तक विविध एग्जामों का हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो ये कहता है कि जिस साल किसी खिलाड़ी ने उम्दा प्रदर्शन किया है उसका नाम पूछेंगे आपसे। जैसे देखिए कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों में वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन के अंदर अगर खिलाड़ियों की चर्चा करें तो ये 5 खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू, संजीता चानू, सतीश शिवलिंगम, रागला वेंकट राहुल, आरवी राहुल भी बोला जाता है इनको, और पूनम यादव। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मिला है। पहली बार है जिनको वेट लिफ्टिंग में भारत ने इतना उम्दा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। तो यहाँ से सवाल ऐसे बनेगा कि कौन सा खिलाड़ी है जिनको राष्ट्रमंडल में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड नहीं मिला। इन 5 में से 3 उठा लेंगे, एक कोई दूसरा चिपका देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर ये पूछ लेंगे कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। संजीता चानू, ये दोनों बहनें हैं, चानू ब्रदर्स बोली जाती है, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से संबंधित है ये। या फिर इन 2 खिलाड़ियों के नाम बोल देंगे साउथ इंडिया के, ये किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टर है। पूनम यादव के बारे में याद रखना, ये भी भारोत्तोलक है, तथा एक और पूनम यादव है। एक पूनम यादव है, आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते होंगे, और वो है क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट टीम की है ये मेंबर, और ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मान लो पूनम यादव किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन आ गया और वहाँ पर ये भारोत्तोलन नहीं आया, तो उस समय हमें ये देखना है कि वो क्रिकेट वाली पूनम यादव भी हो सकती है। राष्ट्रमंडल खेलों में इन 5 भारोत्तोलन खिलाड़ियों के अलावा और भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें हम निशानेबाजी में देख सकते, शूटिंग में देख सकते हैं। शूटिंग में सबसे बड़ा नाम उभर के आया मनु भाकर। मनु भाकर सबसे कम उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। ये सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता। ये सब के सब खिलाड़ी हैं, वो हैं जिन्होंने 26 जो गोल्ड जीते हैं। वो ध्यान रखिए, यहाँ से ये सवाल बनेगा कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर रहेगा निशानेबाजी से है। ठीक वैसे ही जीतू राय, हिना सिद्धू, श्रेयासी सिंह, तेजस्विनी सावंत जो महाराष्ट्र से हैं, अनीश भानवाला और संजीव राजपूत, ये सब के सब निशानेबाज हैं और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक विजेता है। सवाल यही बनेगा कि कौन निशानेबाजी से है और किसने गोल्ड जीता या नहीं जीता। आपको ये जो स्लाइड पर 7 प्लेयर दिख रहे हैं, इन 7 प्लेयरों के नाम याद रखने जो निशानेबाज हैं। और भी अखबारों में आते रहेंगे। आपको करना क्या है, खेल पृष्ठ को डेली पढ़ना, इन खिलाड़ियों के नाम हर एक दिन। अभी जब परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएगी, स्पोर्ट्स चालू हो जाएंगे, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई दूसरे गेम्स हो, तो इन खिलाड़ियों के नाम आएंगे, जरूर आएंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे है दोस्तों कुश्ती। कुश्ती के अंदर सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, सुमित मलिक, विनेश फोगाट, ये महिला है, और एकमात्र महिला है, अभी बताएंगे, राहुल अवारे। इनको ये गोल्ड मिला है। भारत के बाहर राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड जीतने का मौका कुश्ती के अंदर जिस महिला को मिला है वो विनेश फोगाट। इसके अलावा 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में गीता फोगाट है, उनको ये मेडल मिल चुका है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सुशील कुमार है, इनको ओलंपिक में भी पदक मिल चुके हैं।
हमने ओलंपिक वाले में चर्चा की थी। 2008 के ओलंपिक हुए थे बीजिंग में और 2012 के ओलंपिक हुए थे लंदन में। तो इनको बीजिंग ओलंपिक के अंदर मिला था रजत, और अगर हम बात करें लंदन ओलंपिक के अंदर तो लंदन वाले में साथियों इनको मिला था कांस्य। ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको लगातार 2 ओलंपिक खेलों के अंदर कोई ना कोई पदक मिला। तो राष्ट्रमंडल में भी इनको गोल्ड मिला है। सवाल ऐसे पूछेंगे सुमित मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। आपको देखो बजरंग पूनिया और सुशील कुमार है, ये याद रहेंगे। छोटे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड जीत लिया है, वो याद नहीं रहेंगे। राहुल अवारे महाराष्ट्र के रहने वाले, ये आपको याद ही नहीं रहेगा, जबकि याद ही ऐसे रखने हैं, सवाल ही ऐसे ही आएंगे। आपको बता दें कि ये बजरंग पूनिया है, इनको 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न। अगर आपने हमारे स्पोर्ट्स वाली सीरीज को नहीं सुना है तो पुरस्कार वाली सीरीज को नहीं सुना तो सुनिए, उसमें भी 10 लेक्चर आए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा। आप YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर अवार्ड्स या पुरस्कार वाला जो दिया हुआ है वहाँ से इसको देख सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अगला है मुक्केबाजी। देखिए मुक्केबाजी में MC मेरी कॉम, जिसको सुपर मोम बोला जाता है, सौरव सोलंकी और विकास कृष्णन यादव, ये 3 प्लेयर ऐसे थे जिनको राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड जीतने का अवसर मिला। सवाल यही बनेगा MC मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? इसका सवाल ये भी बन सकता है कि MC मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। हमारा एक लेक्चर ऐसा भी रहेगा जिसमें हम खिलाड़ियों के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे, किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से या किस देश से बिलोंग कर रहा है। उस दौरान हमारे प्रमुख खिलाड़ियों का एक अलग लेक्चर होगा। यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि MC मेरी कॉम है, इसने भी लंदन ओलंपिक के अंदर मुक्केबाजी में पदक जीता था और वो पहली भारतीय थी जिसने ओलंपिक के अंदर मुक्केबाजी में अपना पदक श्योर किया था। मुक्केबाजी के इन 3 खिलाड़ियों के बाद में 3 अन्य खेलों के खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हैं जिसको राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पदक जीतने का अवसर मिला। उसमें है साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से संबंधित है, आपसे ये भी सवाल पूछेंगे। उसके अलावा है मनिका बत्रा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत ने टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड जीता है। ये तो आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। आपसे पूछेंगे कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, बस इतना ही सवाल पूछेंगे। आपको बोलना है टेबल टेनिस से, चूंकि इसने प्रथम बार राष्ट्रमंडल में पदक जीता है। राष्ट्रमंडल में पदक जीता। आज तक टेबल टेनिस के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा हमारा, लेकिन मनिका बत्रा ने गोल्ड जीत के उस प्रदर्शन की उस पदक की जो कमी थी उसको पूरा किया है साथियों। और उसके बाद में नीरज चोपड़ा है, ये भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। नीरज चोपड़ा कैसा आएगा, ये किस खेल से संबंधित है? गोल्ड जीता, अच्छी बात है। ये है साथियों जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंक बोलते हैं उससे संबंधित है, या अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं भाला फेंक तो एक ही बात है। आपको पता है कि एक विकलांग खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है, देवेंद्र जाजड़िया, वो भी जेवलिन थ्रोअर है और ओलंपिक के अंदर गोल्ड पदक विजेता है पैरा ओलंपिक के अंदर। नीरज चोपड़ा भी ओलंपिक के अंदर भाग ले चुके हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। बाकी नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है और अभी 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक होंगे, कोरोना की वजह से जो पोस्टपोन्ड हो गया, आशा है कि वहाँ पर भी ये गोल्ड जीत ले। ये हमें 3 खिलाड़ियों की अलग लिस्ट है जिनमें मनिका बत्रा और नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने गोल्ड कोस्ट के अंदर गोल्ड जीता है भारत के लिए। जगह गोल्ड कोस्ट गोल्ड जीता है, याद भी रह जाएगा। तो आज हमारी चर्चा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थी साथियों, कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत का 2018 में प्रदर्शन कैसा रहा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अभी तक कहाँ कहाँ हुआ है, और ये जो खेल आयोजित किए जाते हैं इनकी पीछे का इतिहास क्या है, क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, और एक डेविड डिक्सन पुरस्कार के बारे में देखा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आशा है कि ये लेक्चर सुनने के बाद 2022 के अंदर जो बर्मिंघम के अंदर राष्ट्रमंडल आयोजित होंगे उसमें जो करंट है
उसको हम और ऐड कर लेंगे। बाकी ये लेक्चर हमारे बेसिक के हिसाब से पर्याप्त है, सफिशिएंट है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि यदि कोई एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और विशेष तौर पर इंडियन आर्मी की तैयारी घर बैठे करना चाहता है तो फेबुलस एकेडमी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गूगल प्ले स्टोर पर भी ला चुकी है। आप गूगल प्ले स्टोर से फेबुलस एकेडमी के इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब पर तो हम उपलब्ध हैं ही। आप जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको मोबाइल पर इस प्रकार से एक स्क्रीन के ऊपर बटन दिखाई देंगे, जिसमें एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले पहले वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में इंडियन आर्मी की तैयारी, सीडीएस, एनडीए और अन्य कई एग्जामों की तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म है, विकल्प उपलब्ध है साथियों। साथ ही साथ इसमें एक टेस्ट सीरीज है जो निःशुल्क है। आप अपनी तैयारी को डेली क्विज के माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से जान सकते हैं साथियों, और बहुत ही रीजनेबल तरीके से आपके सामने, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपके कोर्स को यहाँ डिवाइड किया गया है, ताकि आप घर बैठे अपनी मेहनत से अपनी सफलता को श्योर कर सकें। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि फेबुलस एकेडमी आपके सपनों को साकार करने के लिए दिन रात प्रतिबद्ध है। तो आप भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद साथियों।